हेलो एवरीवन। तो हम चैप्टर कर रहे थे डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स और लास्ट वीडियो में हमने कुछ फार्मूलाज डिराइव किए थे जो कि डेरिवेटिव पर थे कि डेरिवेटिव में अगर दो वेक्टर्स का सम आ जाए तो दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट होने पर क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट होने पर क्या करना है। अगर डेरिवेटिव में एक स्केलर फंक्शन और एक वेक्टर फंक्शन आ जाए तब क्या फार्मूला लगेगा। डेरिवेटिव में अगर ट्रिपल प्रोडक्ट हो तो उसे कैसे तीन ट्रिपल प्रोडक्ट्स के सम में लिख सकते हैं, और डेरिवेटिव में अगर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाए तो उसे तीन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के सम में कैसे लिखा जाता है। तो कुछ प्रूफ्स हमने किए थे और कुछ मैंने आपके लिए छोड़े थे। उम्मीद करता हूं कि आपने इन्हें कर लिया होगा और अब इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज हम। लेकिन आगे क्वेश्चंस करने से पहले आज की हमारी फर्स्ट डेफिनेशन रहेगी कांस्टेंट वेक्टर। तो कब कहा जाता है एक वेक्टर को कांस्टेंट? अ वेक्टर इज सेड टू बी कांस्टेंट if it has both magnitude and direction are constant। तो आप जानते हो एक वेक्टर दो क्वांटिटीज से मिलकर बना है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। अगर एक वेक्टर के ये दोनों ही पार्ट्स कांस्टेंट हो जाएं तो वेक्टर कहलाता है कांस्टेंट वेक्टर। तो एग्जांपल देखते हैं। अगर वेक्टर दिया हो मान लीजिए 2i प्लस 3j प्लस 5k और मुझे निकालना हो इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला रहेगा 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9 एंड 5 स्क्वायर 25 और ये आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट 38 जो कि एक नंबर है, कांस्टेंट वैल्यू है। सिमिलरली अगर आप इसकी डायरेक्शन देखेंगे, अगर हम इसे 3 डायमेंशन में ड्रॉ करें तो ये मान लीजिए है हमारी x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। तो अगर इसे ड्रॉ करें तो x डायरेक्शन में हमें चलना है 2 यूनिट्स, y डायरेक्शन में चलना है 3 यूनिट्स और फिर यहां से z डायरेक्शन में चलना है 5 यूनिट्स। तो लगभग यहां पर हमें पॉइंट मिलेगा और ओरिजिन को अगर आप इससे ज्वाइन करें तो ये रहेगी इस वेक्टर की डायरेक्शन जो कि फिक्स है, चेंज नहीं हो रही है। तो इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। कुछ इस तरह के भी वेक्टर्स होते हैं जिनका एक पार्ट कांस्टेंट हो और दूसरा पार्ट कांस्टेंट ना हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर एक ऐसा वेक्टर लिखने जा रहा हूं जिसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होगा, मैग्नीट्यूड रहेगा कांस्टेंट बट नॉट डायरेक्शन, और फिर हम एक ऐसे वेक्टर का एग्जांपल लेंगे जिसका डायरेक्शन रहेगी कांस्टेंट बट नॉट मैग्नीट्यूड। तो यहां पर वेक्टर ले लेते हैं, मान लीजिए cos ऑफ t i कैप प्लस साइन ऑफ t j कैप प्लस सम 2k कैप। तो अगर यहां पर अब मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो वो हो जाएगा cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t प्लस 4। cos स्क्वायर t साइन स्क्वायर t हो जाएगा 1 प्लस 4 हो जाएगा 5 जो कि एक नंबर है, कांस्टेंट है। लेकिन यहां पर डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है क्योंकि जैसे जैसे आप t की वैल्यू चेंज करते जाएंगे ये नए नए वेक्टर मिलते जाएंगे। तो हो सकता है कोई वेक्टर इस डायरेक्शन में जाए, कोई इस डायरेक्शन में जाए, तो इस वेक्टर की डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। सेकंड आते हैं अब एक ऐसे वेक्टर पर जहां डायरेक्शन कांस्टेंट हो। तो चलिए यहां ले लेते हैं 2t i कैप प्लस 3t j कैप प्लस 5t k कैप। तो अगर यहां पर अब मैग्नीट्यूड फाइंड करें सबसे पहले तो ये हो जाएगा 4t स्क्वायर प्लस 9t स्क्वायर प्लस 25t स्क्वायर, तो जो कि हो जाएगा अंडर रूट 38t स्क्वायर। ये हो जाएगा अंडर रूट 38t। तो t की अलग अलग वैल्यूज के लिए ये मैग्नीट्यूड चेंज होता जाएगा। लेकिन अब आपके मन में ये बात आ रही होगी कि इसकी डायरेक्शन क्यों कांस्टेंट है। तो फिर से ड्रॉ करके समझते हैं इसे।
तो मान लीजिए सबसे पहले मैंने t की जगह रखा 1, तो एक वेक्टर मिलेगा 2i प्लस 3j प्लस 5k, और मान लीजिए वो ये डायरेक्शन में ये पॉइंट आ जाएगा। फिर मैं t की जगह अगर 2 पुट कर दूं, तो यहां पर आपको मैं करके दिखाता हूं। अगर t की वैल्यू को हम 2 ले लें तो ये जो वेक्टर बन जाएगा वो होगा 4i प्लस 6j प्लस 10k, और इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये बन गया 2i प्लस 3j प्लस 5k। मतलब ये वेक्टर और कुछ नहीं, पिछले वेक्टर का डबल है, तो ये और इसी डायरेक्शन में आगे चला जाएगा। तो इस वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो रहेगी कांस्टेंट। तो आपने देखा कि लेकिन कांस्टेंट वेक्टर उसे कहा जाएगा जिसके दोनों ही पार्ट्स कांस्टेंट हो, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट और डायरेक्शन भी कांस्टेंट। और अब हमारी फर्स्ट थ्योरम है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट वेक्टर इज 0। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक कांस्टेंट वेक्टर है, सो लेट आर वेक्टर इज कांस्टेंट, और अब मुझे निकालना है आर का डेरिवेटिव। तो इसके लिए हम ये नोटेशन का भी यूज़ कर सकते हैं और डी आर बाई डी टी का भी यूज़ कर सकते हैं। और कल हमने पढ़ा था इसका फॉर्मूला, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 आर वेक्टर ऑफ टी प्लस एच माइनस आर वेक्टर ऑफ टी डिवाइडेड बाय एच। तो सिंपल वन लाइन में इसका प्रूफ आ जाएगा हमारे पास। आर वेक्टर में आप यहाँ कुछ मर्जी वैल्यू पुट कीजिए, आंसर हमेशा सी आता है कांस्टेंट। तो आर में जब टी प्लस एच करेंगे तब भी इसका आंसर सी आएगा, और यहाँ भी सी है और डिवाइडेड बाय एच, और सी माइनस सी हो जाएगा 0 और 0 बाय एच हो जाएगा 0। तो इसका डेरिवेटिव रहेगा 0। सो क्वेश्चन 1, तो हमें दो वेक्टर्स दिए गए हैं जो कि हैं a और b, और a वेक्टर के कंपोनेंट है 5t स्क्वायर, नेक्स्ट इज t एंड नेक्स्ट वन इज माइनस टी स्क्वायर, और जो b वेक्टर दिया हुआ है वो है sin t माइनस cos t, और इसका नेक्स्ट कंपोनेंट है 0। और अब हमसे यहां पर फर्स्ट पार्ट में कहा गया है फाइंड डेरिवेटिव ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। तो हमें ये फाइंड करना है। तो बिल्कुल सिंपल काम है, आप या तो पहले इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए और फिर जो भी रिजल्ट आए उसका डेरिवेटिव कर दीजिए, या फिर आप डायरेक्ट इस पर फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। और इसका जो हमारा फॉर्मूला था तो वो डेरिवेटिव ऑफ ए डॉट बी का वो कुछ इस तरह से था, फर्स्ट वेक्टर एज इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेकंड वेक्टर डेरिवेटिव प्लस बी वेक्टर एज इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर। तो अगर इसे अप्लाई करें तो ए वेक्टर रहेगा एज इट इज, बी का हो जाएगा डेरिवेटिव। तो आप जानते हैं बी वेक्टर ये है, और तो अगर इसे मैं कंपोनेंट फॉर्म में लिखूं तो ये है साइन टी आई कैप माइनस कॉस टी जे कैप, और इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो साइन टी का हो जाएगा कॉस टी आई कैप और कॉस टी का हो जाएगा माइनस साइन टी, तो जो कि हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन टी जे कैप। फिर प्लस बी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करनी है हमें ए वेक्टर के डेरिवेटिव से। तो यहाँ फर्स्ट को इसका जब डेरिवेटिव होगा वो हो जाएगा टेन टी आई कैप, टी का हो जाएगा 1 प्लस जे कैप, और यहाँ हो जाएगा -2 टाइम्स टी के कैप। और फाइनली ए वेक्टर की जगह लिख देते हैं हम इसे, तो 5t स्क्वायर आई कैप प्लस टी जे कैप माइनस टी स्क्वायर के कैप, और इसकी डॉट प्रोडक्ट करवा देते हैं इस वेक्टर के साथ। तो कॉस टी आई कैप प्लस साइन टी जे कैप, प्लस बी वेक्टर की जगह आ जाएगा साइन टी आई कैप माइनस कॉस टी जे कैप ऑफ 10t आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2t के कैप, और मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट टर्म हमें मिल जाएगी 5t स्क्वायर कॉस टी, नेक्स्ट टर्म यहाँ से हमें मिल जाएगी प्लस t इंटू साइन टी, और k वाला कंपोनेंट 0 है तो ये पार्ट 0। यहाँ से हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगी 10t साइन टी, और नेक्स्ट आ जाएगा 2 टाइम्स टी कॉस टी, और नेक्स्ट कॉम्प
यहाँ पर j कॉम्पोनेंट 1 है तो यहाँ आएगा -1 टाइम cos t और k वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो ये रहेगा हमारा आंसर। और इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट में हमसे कहा गया है फाइंड डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जो कि था वेक्टर a एज इट इज क्रॉस ऑफ db बाई dt, और फिर प्लस साइन के साथ अब पहले a का डेरिवेटिव लिखा जाता है तो dA बाई dt क्रॉस b वेक्टर। और अब आप जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है डिटर्मिनेंट की हेल्प से सॉल्व किया जाता है। तो यहां भी डिटर्मिनेंट और प्लस इस क्रॉस प्रोडक्ट को भी डिटर्मिनेंट की हेल्प से सॉल्व किया जाएगा। इसमें सबसे पहली रो रहती है ijk, नेक्स्ट आएंगे वेक्टर a के कंपोनेंट्स जो कि हैं 5t², नेक्स्ट है t और नेक्स्ट है -t²। नेक्स्ट b वेक्टर के डेरिवेटिव, तो यहां पर हमने लिखा था वेक्टर a और यहां b का डेरिवेटिव निकाला था, तो ये कंपोनेंट यूज कर लेते हैं जो कि है cos t, नेक्स्ट है sin t और नेक्स्ट k का कंपोनेंट 0। नेक्स्ट dA वेक्टर बाय dt, तो सबसे पहली रो तो यहां फिर से रहेगी ijk की। नेक्स्ट आएंगे डेरिवेटिव ऑफ a के कंपोनेंट, तो यहां था डेरिवेटिव ऑफ a जो कि है 10 टाइम्स t 1 माइनस 2t, और फिर लिखने हैं b के कंपोनेंट जो कि हैं sin t माइनस cos t और लास्ट 0। और अब मैं क्वेश्चन आपके लिए यहां पर छोड़ रहा हूं, इसका डिटर्मिनेंट और इसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व कीजिए और फिर दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दीजिए। और सेकंड क्वेश्चन है इफ r इज अ वेक्टर फंक्शन ऑफ t। इतनी लाइन को पढ़कर आपके मन में सिर्फ ये होना चाहिए कि r एक फंक्शन है t की फॉर्म में। a और b दिए हुए हैं कांस्टेंट वेक्टर्स, और सिंपल r का मतलब है r वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो जो भी मैग्नीट्यूड होता है वो बन जाता है स्केलर फंक्शन। और अब आपसे कहा गया है डेरिवेटिव, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दीज 5 पार्ट्स। तो 1 बाय 1 इन सभी के डेरिवेटिव्स हमें फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में मुझे डेरिवेटिव निकालना है r वेक्टर डॉट a वेक्टर। तो 1 बाय 1 सभी के फॉर्मूलाज लगाते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट का हमारा फॉर्मूला था अगर f और g हो तो f एज इट इज रहता था डॉट प्रोडक्ट g, तो वही फॉर्मूला लगाएं। तो r वेक्टर एज इट इज डॉट वेक्टर a का डेरिवेटिव, फिर प्लस a वेक्टर रहेगा एज इट इज और डॉट हो जाएगा r वेक्टर का डेरिवेटिव। और अब आप जानते हैं कि a जो वेक्टर है वो कांस्टेंट है, और आज की हमने फर्स्ट थ्योरम इसीलिए की थी जिसने हमें बताया कि कांस्टेंट वेक्टर का जो डेरिवेटिव है वो 0 होता है, और इसकी डॉट प्रोडक्ट 0 के साथ होकर हो गई 0, और फाइनली जो हमें आंसर मिला वो है वेक्टर a डॉट dr बाई dt। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पर। सेकंड में हमसे कहा गया है डेरिवेटिव करें r वेक्टर क्रॉस a वेक्टर। और अब हम क्रॉस प्रोडक्ट का डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाते हैं जो था f और g में था f एज इट इज क्रॉस डेरिवेटिव ऑफ g, तो ये बन जाएगा r वेक्टर एज इट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ dA बाई dt, फिर प्लस साइन के साथ इसका डेरिवेटिव पहले लिखा जाता है तो dr बाई dt क्रॉस a वेक्टर। और फिर से कांस्टेंट वेक्टर होने की वजह से ये पार्ट फिर से हो जाएगा 0, और फाइनली जो हमें आंसर मिलेगा वो है dr बाई dt क्रॉस a वेक्टर। और अब आ जाते हैं हम थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में हमें डेरिवेटिव करना है r वेक्टर क्रॉस डेरिवेटिव ऑफ r वेक्टर। तो फिर से 2 वेक्टर हैं, क्रॉस प्रोडक्ट है, यही वाला फॉर्मूला लगाते हैं। फर्स्ट वेक्टर रहेगा एज इट इज, क्रॉस में सेकंड का हो जाएगा डेरिवेटिव। अब फर्स्ट डेरिवेटिव का जब फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो d2r dt², और प्लस साइन के साथ अब इस वेक्टर का पहले डेरिवेटिव होगा तो dr बाई dt, और क्रॉस में सेकंड वेक्टर रहेगा एज इट इज। तो नेक्स्ट स्टेप में ये फर्स्ट टर्म तो एज इट इज लिखी जाएगी,
और यहाँ डी आर बाई डी टी। आप जानते हैं जब एक वेक्टर खुद के साथ करे क्रॉस प्रोडक्ट तो वो आंसर हमेशा 0 आता है। तो बस ये पार्ट हो गया 0 और यही हमारा आंसर है। फोर्थ पार्ट, अब हमें डेरिवेटिव करना है आर वेक्टर डॉट डी आर बाई डी टी। तो अब डॉट प्रोडक्ट का डेरिवेटिव करना है। फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का हो जाएगा डेरिवेटिव, फिर प्लस साइन के साथ सेकंड फंक्शन इस बार रहेगा एज इट इज और फर्स्ट का हो जाएगा डेरिवेटिव, बीच में डॉट प्रोडक्ट है। तो फर्स्ट टर्म आ गई आर वेक्टर डॉट डी टू आर बाई डी टी स्क्वेयर और प्लस इन दोनों की है डॉट प्रोडक्ट, इसे आप लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। आप जानते हैं अगर कोई वेक्टर खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करे तो ए डॉट ए हो जाता है मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर। और लास्ट फिफ्थ पार्ट जिसमें हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है आर क्यूब आर वेक्टर प्लस वेक्टर ए क्रॉस डी आर बाई डी टी। यहां पर अब दो टर्म्स हैं, इसे आप f और इसे g मानकर सबसे पहले स्टेप में इनका डेरिवेटिव हम कर देंगे अलग अलग। तो आर क्यूब आर वेक्टर अलग और प्लस डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर क्रॉस डी आर बाई डी टी अलग। अब अगर इस फर्स्ट पार्ट को देखें तो यहां पर फॉर्मूला लगेगा, यहां एक तो है स्केलर फंक्शन जिसे फाई की तरह मानेंगे और एक है वेक्टर जिसे एफ वेक्टर की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो इसका फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था। सबसे पहले पार्ट में फाई वाली टर्म रहती है एज इट इज और इस वेक्टर का हो जाता है डेरिवेटिव, तो डी आर बाई डी टी। फिर नेक्स्ट टाइम में फाई का होता है डेरिवेटिव, तो आर क्यूब का आ जाएगा 3r स्क्वायर और फिर से r का हो जाएगा डी आर बाई डी टी और सेकेंड वेक्टर रहता है एज इट इज। अब आ जाते हैं इस पार्ट पर, क्रॉस प्रोडक्ट के डेरिवेटिव में फर्स्ट पार्ट रहेगा एज इट इज, सेकेंड का हो जाएगा डेरिवेटिव और फिर प्लस के साथ इस पार्ट का होगा डेरिवेटिव और ये वाला पार्ट रहेगा एज इट इज। लेकिन ये ए वेक्टर है जो कि कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और ये पूरी टर्म हो जाएगी 0 और ये जो फाइनली आप तीन टर्म्स देख रहे हैं ये आपका हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारे पार्ट समझ आए होंगे। सो क्वेश्चन थर्ड फॉर टुडे, और इस क्वेश्चन में हमें एक आर वेक्टर दिया गया है जो कि है cos एन टी आई कैप प्लस साइन एन टी जे कैप, जहां पर बता दिया गया है कि n जो है वो एक कांस्टेंट है और साथ साथ आपसे कहा गया है फाइंड कीजिए आर वेक्टर क्रॉस डी आर बाई डी टी और शो करना है कि ये जो आंसर आएगा वो n के कैप आएगा। तो एक्चुअल में फाइंड नहीं करना, शो करना है। तो चलिए ये पार्ट निकालने के लिए मुझे इन दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करनी है। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम तभी कर पाएंगे अगर ये दोनों वेक्टर मेरे पास हो। तो आर वेक्टर तो है, तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव करते हैं आर का। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आर का हो जाएगा डी आर बाई डी टी और आपने सीखा था एक वेक्टर का डेरिवेटिव निकालने का हर कंपोनेंट का अलग अलग से डेरिवेटिव आ जाएगा। cos एन टी का हो जाएगा माइनस साइन एन टी और साथ में n आएगा आई कैप और साइन एन टी का हो जाएगा cos एन टी साथ में n आएगा और j कैप। और फाइनली अब मुझे इन दोनों की करनी है क्रॉस प्रोडक्ट। तो आर वेक्टर क्रॉस डी आर बाई डी टी, और आप जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं। तो आर सबसे फर्स्ट आ जाएगा आई जे के और
आर वेक्टर के कंपोनेंट आ जाएंगे हमारे पास cos nt, sin nt 0 और dr/dt के हो जाएंगे -n टाइम्स sin nt और नेक्स्ट है n टाइम्स cos nt और नेक्स्ट हो जाएगा 0। तो अब हम इसे अगर कॉलम थर्ड से एक्सपेंड कर दें तो एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 3 तो हमें k कैप के साथ जो टर्म्स मिलेंगी वो हो जाएंगी n टाइम्स cos स्क्वायर nt और यहां पर माइनस हो जाएगा प्लस n टाइम्स साइन स्क्वायर nt और यहां से n कॉमन आ जाएगा जो कि 1 हो जाएगा। तो फाइनली वी हैव फाउंड n k कैप जो कि हमें प्रूव करना था। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जिसमें हमें वेक्टर a, वेक्टर b और वेक्टर c दिए गए हैं और फाइंड करने को कहा गया है डेरिवेटिव ऑफ द ट्रिपल प्रोडक्ट और फाइनली डेरिवेटिव करने के बाद जो भी आएगा उसमें थीटा को π/2 पुट करना है। तो आपने फॉर्मूला देखा था कि अगर हमें डेरिवेटिव निकालना हो ट्रिपल प्रोडक्ट का तो a क्रॉस b क्रॉस c, तो इसे नेक्स्ट स्टेप पे मैं ट्रिपल प्रोडक्ट लिख देता हूं जो कि है वेक्टर a, वेक्टर b और वेक्टर c। तो इस ट्रिपल प्रोडक्ट का जो हमारा फॉर्मूला था वो थी सम ऑफ 3 ट्रिपल प्रोडक्ट्स। यहां पहली ट्रिपल प्रोडक्ट में a का डेरिवेटिव हो जाएगा तो dA/d थीटा, b और c रहेंगे एज इट इज। सेकंड में a और c तो रहेंगे एज इट इज, b का हो जाएगा डेरिवेटिव और थर्ड में c का हो जाएगा डेरिवेटिव, वेक्टर a और b रहेंगे एज इट इज। और अब आप जानते हो ट्रिपल प्रोडक्ट को सॉल्व करने के लिए हम डिटर्मिनेंट की हेल्प लेते हैं। तो अब यहां पर आप 3 डिटर्मिनेंट्स फाइंड कर लेंगे जहां के पहले डिटर्मिनेंट में वेक्टर a का डेरिवेटिव करना है और b और c के कंपोनेंट लिखने हैं। तो अगर हम a वेक्टर का डेरिवेटिव करेंगे तो साइन थीटा का पार्ट आ जाएगा cos थीटा से मिलेगा माइनस साइन थीटा और यहाँ थीटा का हो जाएगा 1 और b वेक्टर के कंपोनेंट एज इट इज लिखे जाएंगे cos थीटा माइनस साइन थीटा एंड -3 और c के हैं 2, 3, -3। इसी तरह से यहाँ a वेक्टर के कंपोनेंट साइन थीटा, नेक्स्ट रहेगा cos थीटा और नेक्स्ट है थीटा और b का करेंगे डेरिवेटिव तो cos थीटा का आ जाएगा माइनस साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा का cos थीटा लेकिन विद अ नेगेटिव साइन और नेक्स्ट -3 यहाँ ये पार्ट हो जाएगा 0 और c वेक्टर रहेगा एज इट इज 2, 3, -3। और जब आप थर्ड का डेरिव करेंगे तो a और b तो रहेंगे एज इट इज। तो a वेक्टर के कंपोनेंट हैं साइन थीटा, cos थीटा एंड थीटा, नेक्स्ट है cos थीटा माइनस साइन थीटा एंड -3। और जब आप इस वेक्टर का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो तीनों पार्ट 0 हो जाएंगे। तो जिस भी डिटर्मिनेंट की एक रो 0 हो उसके सभी पूरी वैल्यू 0, तो ये वाला पार्ट तो 0 आ जाएगा। इन दोनों को अब आप सॉल्व कर लेंगे और फाइनली आपको जो भी रिजल्ट आए थीटा को π/2 पुट कर दिया जाएगा। थैंक यू।